अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर कमर शीमा, पाकिस्तान और दुनिया के साथ। और आज हम एक इम्पॉर्टेंट बल्कि दो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पे बात करने जा रहे हैं, जिसमें एक जो टॉपिक है वो तो है कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का जो दौरा रूस है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। क्या भारत जो है वो वेस्ट और रशिया के दरमियान बैलेंस कर सकेगा, और पहला बायलैटरल विजिट रूस का करने का क्या मकसद है। और इसमें जो इस वक़्त यूक्रेन से आवाज़ें आ रही हैं और वेस्ट से आवाज़ें आ रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं, वो उनका ये जो दौरा है उस हवाले से क्वेश्चन मार्क लगाया गया है यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की तरफ से भी। और अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने भी कहा है कि हम कंटिन्यूअसली अपनी भारत की जो लीडरशिप है उनके साथ राब्ते में हैं और उनसे डिस्कस कर रहे हैं। और स्टेट डिपार्टमेंट में मैथ्यू मिलर ने भी इसमें कमेंट किया कि हम भारत के साथ राब्ते में हैं। यही वजह है शायद कि नरेंद्र मोदी साहब ने ऑस्ट्रिया में जाके थोड़ी सी रशिया पे तनकीद है। इन सारे पहलुओं पे बात करेंगे, और साथ में अमेरिका में जो नेटो समिट हो रही है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, और अमेरिका ये जो नेटो अलायंस है ये किस हद तक कामयाब रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं। हंगरी के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी इस पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। साबिक सदर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी नेटो के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। ये इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमने आज रिक्वेस्ट की एम्बेसडर जौहर सलीम साहब से। अपना एक भरपूर तजर्बा रखते हैं फॉरेन ऑफिस का, और आजकल इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ को हेड कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर आसिफ हारून साहब, दफाई अमूर में बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, और बैरिस्टर हुमायूं चट्टा साहब। एम्बेसडर जौहर सलीम साहब, सर पहला सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि ये जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का जो रूस का दौरा है, आप इसको कैसे देखते हैं कि वो अपने पहले बायलैटरल दौरे में मॉस्को पहुंच गए हैं। एक तरफ अमेरिका और सारी जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो तो इंडिया पे इतनी लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट कर रही है और वो समझ रहे हैं कि ये हमारे साथ खड़े होंगे, लेकिन भारत अपने जो मंसूबे हैं और अपनी जो फॉरेन पॉलिसी में जो एक वर्ल्ड स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी यूज करता है उसको एक्सरसाइज भी कर रहा है। वेस्ट खुश नहीं है। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी बैलेंस कर पाएंगे? और अमेरिका के पास क्या चॉइसेस हैं कि वो रशिया भी जाते हैं, S-400 भी लेते हैं, इसके बावजूद अमेरिका को भारत के पास आना पड़ता है और कॉन्टिन्यूसली इंगेज भी रहना पड़ता है। कैसे देखते हैं इस पहले बायलैटरल दौरे को आप सर? जी, ये काफी बिल्कुल, इसको पूरी दुनिया डिप्लोमेसी की उस बड़े बगवास को देख रही थी। इंडिया जो है उसने अपनी जो स्ट्रेटेजिक चॉइसेस वो ओपन रखी हैं। उन्होंने ये बहुत पुरानी तारीख है, इवन कोल्ड वॉर के टाइम पे। फिर उसके बाद जब वेस्ट के साथ एलाय करना, तो उसमें भी उन्होंने बिल्कुल उन्होंने फिर इशू टू इशू बेस पे किया। अब हालांकि वो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का एक तरह से अहम हिस्सा भी हैं, जो अमेरिका की कंटेनमेंट पॉलिसी है चाइना के अगेंस्ट। पर इसके साथ साथ रशिया के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं उन्होंने उसको सस्टेन किया हुआ है। और मैं कुछ साल पहले रशिया गया था, एक ऑफिशियल ट्रिप ही था, और वहां पे हम काफी रशियन थिंक टैंक से भी मिले थे। तो उसमें भी मुझे ये देख के बड़ी उस वक्त तो थोड़ी सी हैरानगी ही हुई थी, बिकॉज उस वक्त इंडिया काफी ओवरचर्स कर रहा था वेस्ट की तरफ। लेकिन मैंने ये देखा कि रशियन थिंक टैंक्स में और रशियन जो वहां पे एस्टेब्लिशमेंट थी उसमें इंडिया का एक एज अ वेरी क्लोज एलाय पार्टनर एक नहायत प्रोमिनेंट मुकाम मुझे नजर आया वहां पे। तो वो इन दोनों मुल्कों ने रखा हुआ है और इसको वो स्ट्रेटेजिकली यूज भी करते हैं। आप देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इंडिया का चाइना के साथ जाहिर है कि एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक राइवलरी है, एक कंपटीशन भी है। और रशिया और चाइना आपस में इस वक्त देखें, जो पिछले जो कुछ विजिट्स हुए हैं, जिसमें कि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का विजिट भी शामिल है, उसमें कितने ज्यादा वो आपस में करीब और हम आहंग नजर आए। तो ये एक बट यही तो इंटरनेशनल रिलेशंस की खूबसूरती है कि आप जो है, आप वो कहते हैं ना कि आपके जो इंटरेस्ट हैं हमेशा वो सबसे मुकद्दम होते हैं। मुल्कों से दोस्तियां जो उनसी हैं वो मुकद्दम नहीं होती। तो उसमें ये जो रिलेशनशिप्स हैं, हम इनको जिस तरह भी कहें कि जी वैल्यूज पे बेस्ड हैं, एफिनिटीज पे बेस्ड हैं, शेयर्ड आइडियल्स पे बेस्ड हैं, शेयर्ड परसेप्शंस पे बेस्ड हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे ये इंटरेस्ट बेस्ड होते हैं और ट्रांजैक्शनल होते हैं। अब रशिया को क्या मिल रहा है, अब इंडिया को क्या मिल रहा है रशिया से, और रशिया को क्या मिल रहा है इंडिया से, जरा इसको देखते हैं।
एक तो इनकी ट्रेड जो है इस मुश्किल मरहले पे रशिया के लिए, जब वो सैंक्शन फेस कर रहे हैं, उनकी सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड जो है वो इंडिया से होगी है, $46 बिलियन की। फिर जो रशियन ऑयल जिसपे अगेन बहुत सारे सैंक्शन हैं और दूसरी चीजों पे, वो इंडिया उनका बहुत बड़ा खरीदार है। दूसरी तरफ इंडिया जो है उनसे मिलिट्री डिफेंस इक्विपमेंट भी लेता है। अभी भी जो इंडियन एयरफोर्स है वो प्रिडोमिनेंटली रशियन जो है एयरक्राफ्ट्स और टेक्नोलॉजी है। तो इसी तरह बहुत सी लिंकेजेस हैं दोनों में। अभी देखें न्यूक्लियर की बात हो रही है, तो न्यूक्लियर फील्ड में इंडिया प्लान कर रहा है रशिया से कई न्यूक्लियर रिएक्टर खरीदने का और कई बिल्कुल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके न्यूक्लियर प्लांट्स खरीदने का। तो वो भी ये बहुत सारे एक हमजहती जिसको मिलता है फैसिलिटेड कहते हैं ना, वो रिलेशनशिप है जिसके पॉलिटिकल फायदे भी हैं। और फिर ये कि इंडिया अपने पास ये कार्ड रखना चाहता है रशिया का, बिकॉज उनको पता है कि वेस्ट के पास इतनी ज्यादा स्ट्रेटेजिक चॉइस नहीं है अगेंस्ट चाइना इंडिया की। बिकॉज देखें ना, अगेंस्ट चाइना अगर उन्होंने किसी मुल्क को काउंटरवेट के तौर पर यूज करना है तो वो रशिया तो नहीं हो सकता। रशिया से तो इस वक्त उनका बहुत ही मेजर कन्फ्लिक्ट है, तो उसमें एक बड़ी जो ताकत है वो इंडिया ही रह जाता है। अब वो इंडिया को इंडिया ये अंडरस्टैंड करता है और उनकी स्ट्रेटेजिक जो है सारे स्टेट क्राफ्ट, उसमें इस चीज को वो पूरा यूज करना चाहते हैं कि ठीक है जी, अमेरिकन जो है या वेस्ट जो है उनके साथ, बिकॉज हमारा जो एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है कॉमन, और साथ ही साथ जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है कॉमन, वो इतना ज्यादा वसी बुनियाद है और उसमें इतनी डेप्थ है कि वो इस चीज को बर्दाश्त कर लेंगे कि रशिया के साथ भी हम उसमें, और जहाँ पे उनको फायदा नजर आता है, और रशिया के साथ भी रिलेशंस में उनको स्ट्रेटेजिक फायदा भी है, वहाँ पे डिफेंस कॉपरेशन भी है, उसको पॉलिटिकल फायदा भी है, ट्रेड में भी फायदा है, बहुत से और शोबों में, जैसे मैंने न्यूक्लियर की जिक्र किया। तो ये इसलिए इंडिया ने ये इंटरेस्टिंग कार्ड उन्होंने खेला है मोदी ने, लेकिन उसमें थोड़ा सा जो ऑप्टिक्स की अगर बात करें तो ऑप्टिक्स में उसकी जो वेस्ट में आया, जिसके मीडिया इमेजेस हैं वो कोई अच्छे नहीं आए, बिकॉज जिस तरह वो बेयर हग्स, जिसके लिए मोदी इज इनफेमस फॉर हिज बेयर हग्स इन द वेस्ट, तो वो बेयर हग्स कर रहे थे जाके उस वक्त, जबकि रशियन स्ट्राइक से कितने ज्यादा लोग जिसमें बच्चे भी शामिल थे वो यूक्रेन में हलाक हुए। तो वो जाहिर है कि वेस्ट भी जो है वो देख तो रहे हैं, उनके एनालिस्ट भी, उनके स्ट्रेटेजिस्ट भी देख रहे हैं, उनकी मजबूरी अपनी जगह पे है, लेकिन साथ साथ वो ये भी देख रहे हैं होंगे इस वक्त कि इंडिया एज अ पार्टनर कितना रिलायबल हो सकता है हमारे लिए इन फ्यूचर। तो बिल्कुल जी, तो एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है जो इंडिया ने किया होगा जाहिर है, और उसमें उन्होंने देखा होगा कि बेनिफिट ज्यादा है इसमें और इसकी जो सिंबॉलिक वैल्यू है। आखिर में मैं जो चीज कहूंगा वो ये भी है कि कई बार जो ये जब मोदी इस तरह के इंडियन जो फॉरेन मिनिस्टर या जो इनकी लीडरशिप लेवल की जब विजिट्स होती हैं आपस में रशिया के साथ, तो उसमें कई बार वेस्ट की तरफ से वो मैसेजेस भी कैरी फॉरवर्ड करते रहे इन द पास्ट, या एटलीस्ट क्लेम करते रहे कि वो मैसेजेस कैरी फॉरवर्ड करते हैं उस, क्योंकि उनके ताल्लुकात ज़ाहिर है रशिया के साथ भी अच्छे हैं और वेस्ट के साथ भी। तो अब हमें ये मालूम नहीं कि इसमें भी कोई ऐसी बात हुई, लेकिन एक पहलू ये भी रहा है उनके बीच में। व्यूअर्स ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा शुरू करते हैं। जी वेलकम बैक। जी हम बात कर रहे थे भारत और रशिया के ताल्लुकात के ऊपर। ब्रिगेडियर साहब आपसे सर सवाल करना चाहूँगा कि एक तरफ हम देखते हैं कि इंडिया ये चाहता है कि जो चाइना और रशिया के जो ताल्लुकात हैं उसमें चाइनीज बहुत ज़्यादा इंसेंटिव ना दे सकें कहीं रशिया को। इस पे भी क्वेश्चन आता है कि हमें एक इस तरह का रिलेशनशिप रशिया के साथ रखना है कि कल को इंडिया और चाइना के मामलात में कहीं रशिया जो है वो वेपन सप्लायर ही ना हो चाइना को। इस एंगल से भी बहुत सारे इंडियन जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं देख रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इंडिया रशिया ताल्लुकात को, जबकि हम ये देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब मॉस्को में थे तो इतनी लंबी चौड़ी तनकीद नहीं की, लेकिन जब वो भी ऑस्ट्रिया पहुंचे हैं तो वहां पे उन्होंने आके थोड़ी सी तनकीद की है कि जो जो मसले हैं वो हल होने चाहिए और मैदान जंग में नहीं होना चाहिए, टेबल पे होने चाहिए, और इस तरह की बातें की है। आपको कैसे लगता है ये जो भारत दोनों बड़े जो जो ग्रुप्स हैं उनको बैलेंस जो है वो कर पा रहा है? आपको लगता है कि अमेरिकन या जो वेस्टर्न ब्लॉक है वो सब्र का मुजाहरा कर रहा है रिगार्डिंग इंडिया? क्या वो करते रहेंगे? इंडिया के पास इतनी चॉइसेस हैं या इतने चांसेस हैं कि वो दोनों तरफ जो है वो खेल सकते हैं? ब्रिगेडियर साहब जी, मतलब है कि अगर आप थोड़ा सा मुझे इजाज़त दें तो इंडिया रशिया की जो रिलेशनशिप है इसके ऊपर थोड़ी सी मैं जो है मुख्तसर अंदाज में
एक हिस्ट्री बयान करूं जी कि 47 जी में दोनों इंडिया और पाकिस्तान नॉन अलाइंड मूवमेंट के मेंबर्स थे और ये क्लेम उन्होंने काफी देर तक ये किया गो के प्रैक्टिकली इंडिया जो है वो रशिया के कैंप में शुरू दिन से ही जा चुका था, क्योंकि नैम जो है बाय इटसेल्फ जो थी वो मार्शल टीटो और गमाल नासिर और नेहरू ये उसके नगवान थे और वो अलाइन थे टुवर्ड्स सोवियत यूनियन। तो उस लिहाज से उनकी जो कैंप था वो पहले से बड़े वाज़ेह हो गया हुआ था और वो वेस्टर्न कैंप के खिलाफ थे। हमारी नॉन अलाइंड मूवमेंट 54-55 में ख़त्म हुई और हम फिर वेस्टर्न पैक्ट हमने ओपनली ज्वाइन की, जिसकी वजह से रशिया भी नाराज़ हो गया, अफगानिस्तान भी और इंडिया भी वो नाराज़ हो गया। तो ये तो शुरुआत के ये दिन है। फिर हमें याद करना चाहिए कि 1962 का जो ये बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिससे कि चाइना और इंडिया की जो एंटेगनिज्म शुरू हुई वो हर दिन फिर वो बढ़ती चली गई और आज वो सख्त किस्म के वो हरीफ हैं और वो मुकाबले में है, हिमालय में आई टू आई कांटेक्ट में है। तो वो उस दिन के बाद से जो है रशिया जो है बिगेस्ट आर्म्स सप्लायर इंडिया का बन गया और थ्रू आउट द कोल्ड वॉर वो उसका बिगेस्ट आर्म्स सप्लायर ही रहा। और रशिया ने एज इट्स पैटर्न क्या क्या उसकी इमदाद की। नंबर वन ये किया कि रशिया को उसने वीटो पावर से जो है ना यूएन रेजोल्यूशन हर एक को उसने वीटो कर दिया। फिर जो 2 लाख जो अगर इंडिया ने किया तो वो सोवियत यूनियन की मदद से ही किया। तो वो इस तरह की वो बड़ी चीजें थी जिसकी वजह से जो है रशिया जो है वो उसको हेल्प करता रहा। यहाँ तक कि ये जो अमेरिका है वो कि हम उसके मोस्ट अलाइड अलाई थे, लेकिन वो डुअल पॉलिसी उसने की। वो 62 के बाद वो भी उसको जो है वो करने की कोशिश करता रहा, खासकर जबकि कैनेडी आए और रिपब्लिकन वो आगे और वो दिन और आज का दिन उन्होंने कोशिश की और आखिर वो कोशिशों में कामयाब हुए। और 1990 में हमने देखा था कि एक पैराडाइम शिफ्ट आया कि अमेरिका जो इंडिया है वो रूस की गोद से निकल के अमेरिकन लैब में आके बैठ गया। लेकिन उसने जो दानिशमंदी ये की कि उसने इट वाज नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप विद रशियन फेडरेशन, जो कि फ्रेगमेंट होके रशियन फेडरेशन बन चुका था। तो और वो 1991 से लेके आज तक जो है वो दोनों अब भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं और उसकी वजूहात है। उसकी वजूहात ये हैं कि सोवियत यूनियन ने जब ये यूएसएसआर था तो उसने इंडिया की बहुत मदद की टेक्नोलॉजी में, न्यूक्लियर रिएक्टर्स एस्टेब्लिश करने में, उसका मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस बनाने में, एनर्जी में और दीगर बहुत से जो ऐसे शोबे हैं। और खासकर अगर डिफेंस में हम बात करते हैं तो वो तो उसकी जो है आज भी जबकि इसने डाइवर्सिफाई कर दी है अपनी इंडस्ट्रियल बेस जो है मिलिट्री की और वेस्ट की तरफ उसका झुकाव आ गया है। सारी खरीदो फरोख्त या रशिया जो अमेरिका से कर रहा है या इसराइल से कर रहा है या फ्रांस से कर रहा है और बरतानिया से भी ले रहा है, उसके बावजूद भी 60% जो इसकी डिफेंस आर्मामेंट है वो रशियन ओरिजिन है। और जो जहां तक ये टैंक्स है वो 90% जो है वो ये रशियन ओरिजिन टैंक्स हैं और वो सीरीज उनके T-55, T-72 और T-90 सीरीज जो चल रही हैं। फिर आप उनकी अगर एयरफोर्स की बात करें तो मिक्स सीरीज जो है वो 21 और 29 तक पहुंचा। फिर SQ सीरीज जो है बिल्कुल वो 30-31 सब तक पहुंची। ब्रिगेडियर साहब मौजूदा सूरत हाल पे जरा कमेंट कीजिएगा। जो मौजूदा वो तो एक उनका जारी बात है डिफेंस पार्टनरशिप है, लेकिन जरा अब क्विकली हुआ क्या है अब आप ये देखें कि क्विकली कीजिएगा। इस स्टेज के ऊपर जो अचानक जो मोदी का जो है विजिट हुआ है रशिया का, वो एक हैरानकुन है। उसकी टाइमिंग्स आप ये देख लें कि एक तरफ तो ये है कि वो कोइंसाइड कर रहा है नेटो की समिट जो कि वाशिंगटन में उसी वक्त हुई, और दूसरी तरफ ये है कि उसी दिन जो है रशिया की तरफ से बहुत बड़ी
एयर स्ट्राइक हुई जिसमें 41 जो है ना वहाँ पे मारे गए और बच्चे भी जो है वो मारे गए और बहुत ज़्यादा उसमें शोर होगा वर्ल्ड में और खासकर वेस्टर्न वर्ल्ड में पड़ा और लान तान पड़ी। चड्ढा साहब, आप कैसे देखते हैं, बैरिस्टर हुमायूं चड्ढा साहब, ये जो भारत और रशिया के जो ताल्लुकात हैं, जो उन्होंने मोदी साहब ने पहला जो बायलैटरल विजिट के लिए रशिया को चुना है, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट सर? देखिए चीमा साहब, मुझे ये लगता है कि इसको दो कॉन्टेक्स्ट में देखने की ज़रूरत है। एक इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है जो कि रशिया और इंडिया का ताल्लुक रहा है, और उसमें अगर आप देखें मुझे ये लगता है क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है वो चाइना में गए हैं और उसको उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ और वो सारा कुछ डिक्लेयर किया है, तो इंडिया ने ये फील किया है कि वेस्ट के साथ तो पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है उनकी भी एक हिस्ट्री है अपनी, तो हमें भी अपना एक स्ट्रेटेजिक जो पार्टनर है एशिया के अंदर वो चाहिए। तो उसको बैलेंस करने के लिए शायद वो रशिया की तरफ उन्होंने वो गए हैं, और हो सकता है कि अभी जो वो ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं उनके, उसके अलावा एक बहुत बड़ा मसला इंडिया के अंदर मीडिया में चल रहा था कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो रशियन आर्मी के अंदर भर्ती हो चुके थे, वो भी बड़ा प्रेशर था मोदी साहब के अंदर। इलेक्शन में उन्होंने ऐलान किया था कि वो आने के बाद उसको क्लियर करेंगे, उसमें भी रशियन प्रेसिडेंट ने उनके साथ वादा किया है। तो और उसके साथ दूसरा कॉन्टेक्स्ट इसका ये है कि ये सिर्फ इंडिया का मामला नहीं है, जितनी भी एशिया के अंदर तकरीबन जितने मुल्क हैं वो मजबूर हैं किसी ना किसी और तरफ देखने के लिए। अब उसका रीज़न क्या है? एक तरफ तो चाइना एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर है, एशिया जो है जनरली राइज के ऊपर है, तो ये सारा कुछ उनको ये महसूस हो रहा है, और यहाँ पब्लिक के अंदर भी एक ये बात महसूस की जा रही है कि वेस्ट से वो एशिया की तरफ आना चाहते हैं। और ये एक बहुत बड़ी आपकी जो इंटेलिजेंशिया में लोग मौजूद हैं, जो लिखने वाले मौजूद हैं, जो सहाफ़ी हैं और दीगर जो लोग हैं जो आपके फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, वो ये फील करते हैं, एक बहुत बड़ी तादाद ये ऐसी मौजूद है जो ये कहती है कि जो अब जो एशियन मुल्क हैं इन्हें अपनी जो होम जो उन पे जो पावर्स हैं जैसे चाइना है, रशिया है, या जैसे जो नए ब्लॉक्स बन रहे हैं उनकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये उसके अलावा देखें आपकी कंज्यूमरिज्म बढ़ा है, डिमांड सप्लाई जो है वो एशिया के अंदर बढ़ी है, तो बड़ी नेचुरल सी बात है जब ट्रेड बढ़ेगी तो आपस में रिलेशनशिप भी बेहतर होंगे। 200-300 साल पहले वेस्ट में भी सेम इसी तरह ही हुआ था, उन्हें जब ट्रेड बढ़ी, उनकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आनी शुरू हुई तो उन्होंने एक दूसरे की तरफ रिलेशनशिप जंगें छोड़ी और रिलेशनशिप बिल्ड करने शुरू किए। तो ये बुनियादी तौर पर एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि कुछ चीजें मजबूर कर रही हैं मुल्कों को कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर ये चीजें लेके आए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे जौहर सलीम साहब, सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमने देखा कि रिसेंटली एससीओ में प्रेसिडेंट पुतिन और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की भी मुलाकात हुई, लेकिन लार्जली दो एक इम्पॉर्टेंट इश्यूज पे बात हुई। लेकिन कल जो एक जो जॉइंट स्टेटमेंट जारी की 81 पैराग्राफ की वो स्टेटमेंट थी। साहब आपने सर्व किया फॉरेन ऑफिस में, आपको बड़ी पल्स का पता है, क्या वजह है कि हम रशिया के साथ उस तरह अपने ताल्लुकात को इस्तवार नहीं कर सके? गो के इंडिया जो है वो अगर जो $65 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड में कोई 54-55 अरब डॉलर का तो सिर्फ तेल जो है वो रशिया से इंपोर्ट करे, हम क्यों एनर्जी नीड्स अपनी पूरी रशिया से नहीं कर पा रहे, जबकि पूरी दुनिया जो है वो सस्ता तेल ले रही थी? और हम वो उस तरह के जो हमारा जो रिलेशनशिप रशिया के साथ बायलैटरल इतना मजबूत ना होने की क्या वजूहत है? सर आप इस पे क्या रोशनी डालेंगे? इस पे हिंट किया था पहले भी, जब मैं तो उस वक्त मैंने फील किया कुछ साल पहले कि जो उनका इंडिया के साथ ताल्लुक है वो उसकी डेप्थ और उसकी जो है ब्रेड्थ है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जो हमारा देखिए उनके साथ बहुत ही साल तो एंटेगनिस्ट रहा है, जो एक हिस्ट्री जो सी है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है रिलेशंस की। लेकिन जब सोवियत यूनियन टूटा तो उसके बाद दोनों तरफ से ये कोशिश हुई कि अब एक रिप्रोचमेंट की तरफ जाएं, एक नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएं, जो कि हो गई। लेकिन उसके बाद जब क्लोज कॉपरेशन की तरफ बात चली तो उसमें इतनी ज्यादा चीजें दोनों तरफ से नहीं आई। उसकी कुछ वजूहात भी हैं। देखें, एक तो यह है कि इंडिया का उनके साथ जो है वो बहुत ही वसील बुनियाद है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिफेंस इंडस्ट्री के हवाले से हो या वैसे ट्रेड के जो उनकी एनर्जी ट्रेड है उसके हवाले से या इक्विपमेंट्स की ट्रेड है, वो काफी ज्यादा बड़ा है और बहुत ही अच्छा एक जो है ना इस्तवार है अरसे से। तो पाकिस्तान ने उसमें कोशिश की, बहुत सी चीजें हुई जी, ये नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन की बात चली और भी बहुत सी कई प्रोजेक्ट्स पे बात हुई, लेकिन उनमें से कोई फ्रूशन पे उस तरह से नहीं पहुंचा
और मेरा तो ये काफी साल पहले भी ये ख्याल था कि उसमें पोटेंशियल जो है वो शायद उतना ज्यादा नहीं है दोनों तरफ से, जिस तरह जो हमारा चाइना के साथ है। तो देखिए हमारा जो है एक तो ग्रोइंग इकोनॉमी भी नहीं है। अगर हम डिफेंस आर्मामेंट्स की बात करें तो हमारे पास उस तरह के रिसोर्सेज भी नहीं है जिस तरह कि इंडिया खरीद सकता है। इंडिया इज नाउ वन ऑफ द लार्जेस्ट बायर्स इन द वर्ल्ड, इफ नॉट द लार्जेस्ट। तो इसी तरह दूसरी चीजों में भी उनकी, मिसाल के तौर पर उनकी जो एनर्जी डिमांड है वो भी बहुत ही ज्यादा बड़ी है। तो ये नॉर्मल चीज है। एक ज़ाहिर गुस्सा का मुल्क जाता है तो उसको प्रेफरेंस पे उनके जो रिलेशंस हैं इतने अरसे से, उसमें एक बड़ा डीप ट्रस्ट का लेवल भी बहुत अरसे से बना हुआ है आपस में, और उनकी स्ट्रेटेजिक नीड्स भी वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं बहुत सी चीजों में एक दूसरे के साथ। तो वो सारा कुछ है उसमें। अलबत्ता एक चीज मैं ये कहूंगा यहाँ पे कि हमें थोड़ी सी जरूरत इस चीज से है कि हमें उन क्लीशेज से निकलने की जरूरत है तो हमने बहुत अरसे से उनको चलाया हुआ है। और उसमें थोड़ा सा फॉर एग्जाम्पल कि ये जो क्लीशे है ना कि हमें वेस्ट ने बिट्रे किया, लेकिन रशिया जो है उसने इंडिया की बहुत सारी, हमेशा वो एक बड़ा सच्चा पार्टनर रहा। उसमें बात ये होती है कि सारे रिलेशनशिप्स जो होते हैं मुल्कों के दरमियान ये होते ट्रांजैक्शनल ही हैं। रशिया ने इसलिए इस तरह किया कि वो उनको सूट करता था, इंडिया को सूट करता था। वेस्ट ने वो किया जो उनके बेस्ट इंटरेस्ट में था, जहां पे वो अब जाहिर है कि हर वक्त हमारे इंटरेस्ट और वेस्ट के इंटरेस्ट या हमारे इंटरेस्ट और रशिया के इंटरेस्ट वो आपस में उस तरह से अलाइन नहीं करते। तो उसमें सारा डिपेंड यही करता है कि किन मुल्कों के इंटरेस्ट आपस में ज्यादा अलाइन कर रहे हैं। और फिर जब बहुत अरसे से इंटरेस्ट जब अलाइन कर रहे हों तो उसमें कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बन जाते हैं, कुछ ऐसी चीज बन जाती हैं जो खुद ही इन अ वे सेल्फ प्रोपेगेटिंग या सेल्फ परपेचुएटिंग होती हैं। जिससे हमारा चाइना के साथ जो रिलेशनशिप है वो एक बहुत ही ज्यादा उसमें डेप्थ है, बहुत ब्रेड्थ है, और इतना एक बड़ा डीप ट्रस्ट है आपस में। तो उसके अपने एक डायनामिक्स हैं जिसकी वजह से वो उस तरह से चलता है, और दोनों साइड से है और दोनों के इंटरेस्ट में भी है। तो उन सारे लवाजमात से वो चलता है। लेकिन जहां पे ये चीजें नहीं होती तो मेरे नहीं ख्याल कि हमारे पास इस चीज की पॉसिबिलिटी है कि हम अपना जो रिलेशंस हैं रशिया के साथ उस लेवल पे ले जाएं जो कि इंडिया के होंगे, क्योंकि ना ही हमारे उस तरह के रिसोर्सेज हैं, ना ही उस तरह के उनको जो इंडिया, जिस तरह के वो उनको स्ट्रेटेजिक सपोर्ट रशिया को इंडिया से मिल सकती है वो उनको पाकिस्तान से उस तरह की नहीं मिल सकती ना। तो और फिर उनका जो इकोनॉमिक साइज है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही मुख्तलिफ हैं। सो आई थिंक वी डोंट रियली नीड टू कम्पीट। आखिर में बात में ये कहूंगा कि जैसा ये कहा गया अभी हमारे एक बड़े जो समझदार एनालिस्ट ने भी ये कहा कि शायद उन्होंने ये दौरा इसलिए किया कि पाकिस्तान ने चाइना का दौरा किया था। तो आई थिंक हमें इस चीज से भी निकलना होगा। अब इंडिया जो है ना वो इस वजह से चीजें नहीं करता कि पाकिस्तान ने ये किया तो वो ये करेंगे। अब वो बेसिकली एक, क्योंकि देखिए उनकी जो है ना इकोनॉमी अब इतनी बड़ी हो गई है, उनकी ग्लोबल इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा हो गई है कि उनका जो है ना जो गेम प्ले है, इट इन मेनी वेज इट्स मच बिगर नाउ। तो उनकी जो स्ट्रेटेजिक जो उनकी कंसिडरेशन है ना उसमें मे बी उनके वो होता है कि बैलेंसिंग एक्ट किस तरह होगा वेस्ट और ईस्ट जो है, ईस्ट अगर आप रशिया को कह लें उसमें ताल्लुकात का, साथ ही साथ जो चाइना के साथ उनका है मसला, उस पर जो बात की गई वो ठीक थी, वो है बिल्कुल। ये उनकी कंसिडरेशन बिल्कुल है कि अगर रशिया के चाइना इतना ज्यादा क्लोज हो रहे हैं तो इंडिया का भी रशिया के साथ ऐसा ताल्लुक रहे कि वो किसी वक्त बिल्कुल जो है ना वो जो बैलेंस है वो उनके खिलाफ ना हो जाए। तो इस तरह की कंसिडरेशन होती हैं, उसमें हम इस तरह की बड़ी कंसिडरेशन नहीं होते। वो इस तरह से ये विजिट्स, और ये विजिट्स काफी पहले के डिसाइडेड होते हैं और काफी इस पर सोच विचार हो चुकी होती है। तो आई थिंक वी हैव टू सी इट इन द प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं थोड़ा सा डिस्कशन को आगे लेके चलता हूँ। ब्रिगेडियर साहब आपके पास आऊंगा सर। ब्रिगेडियर साहब ये बताएं, ये जो सिक्योरिटी समिट, नेटो सिक्योरिटी समिट वॉशिंगटन में हो रही है, आप क्या समझते हैं इसका क्या मकसद है? क्या ये जो साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो कहते थे नेटो को कि वो अपना शेयर दें, नेटो ममालिक जो हैं 2% ऑफ द जीडीपी, प्लस हमने देखा कि यूक्रेन के हवाले से अभी बहुत सारी ममालिक जो हैं वो कमेंट कर रहे हैं, इवन के विद इन यूरोप नेटो के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। आप कैसे देखते हैं, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? हाउ डू यू सी दिस सर? देखिए इस वक्त जो चीज हकीकत है कि यूनाइटेड स्टेट्स इटसेल्फ और नेटो वो अभी जख्मी शेर है। उनकी जो प्रेस्टीज जो थी वो आज नहीं है, क्योंकि वो कई जगहों पे मजरूह हो चुके हैं और वो उनके जो घमंड था और जो ताकत थी वो काफी हद तक जो है वो कमजोर हो चुकी है। नेटो
is supposed to be the right arm of the United States. ये 12 मेंबरशिप से ये बनी। बेसिकली बुनियादी मकसद नाटो का 1949 में बनने का डिफेंस ऑफ यूरोप अगेंस्ट कम्युनिस्ट लैंड थ्रेट जो था वो था। उसकी मेंबरशिप आज जो है वो 31 हो गई है, और अगर यूक्रेन बन गया तो वो 32 मेंबरशिप हो गई। तो मेंबरशिप तो वाकई वो बहुत बड़ी हो गई, लेकिन अंदर से नाटो के मसले मसाइल बहुत हैं। नंबर एक तो जिक्र आपने खुद ट्रंप का किया कि ये पहली दफा ऐसे हुआ कि एक यूनाइटेड स्टेट्स जो कि जिसने कि नाटो बनाई और वही मेजर फंडिंग वही करता है, उसका प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप, वो ये कह रहा है कि ये हमारे ऊपर एक बोझ है, ये लायबिलिटी है, और आप इनकी जो है ना इक्वल फंडिंग आप ये करें, अदरवाइज हमें फिर कुछ और रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। और फिर आपने ये भी देखा होगा और सुना होगा कि फिर खासकर जर्मनी और फ्रांस ने जो है ना वो उन्होंने कहा कि हम अब अपनी नेटो बनाएंगे, ये हम जिल्लत जो है ये बर्दाश्त ये नहीं कर सकते। और फिर ये है कि अभी 18 मेंबर्स जो हैं वो 2% ऑफ द डिफेंस बजट जो है वो उसमें शामिल कर रहे हैं, लेकिन अब भी वो जो है उनकी फंडिंग बहुत कम है। मैक्सिमम फंडिंग जो है वो अब भी अमेरिका की है। ये प्रॉब्लम तो अपनी जगह है, लेकिन अब प्रॉब्लम सारी ये है कि इस वक्त जो है यूनाइटेड स्टेट तो बहुत बड़ी जंगों में उलझ चुका हुआ है और वो इकट्ठी हो गई हैं। पहले इसको यूक्रेन था जिसको वो ग्रेवयार्ड ऑफ रशिया बनाना चाह रहा था, वो वहाँ पर बिल्कुल जो है ना सिंक होता जा रहा है, और वहाँ उस जो है ज़ेलेंस्की जो है उसकी डिमांड खत्म ही नहीं हो रही। वो फंड भी मांग रहा है, लेटेस्ट वेपन भी मांग रहा है, लेपर्ड टैंक्स भी मांग रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम भी मांग रहा है, F-16 भी मांग रहा है, और वो ये चाहता है कि मैं इनसाइड रशिया जो है मैं वहाँ भी जो है ना फायर ये कर सकूं। उसका अपना काउंटर ऑफेंसिव फेल हो चुका है। जो मिलिट्री एज है इस वक्त रशिया की, वो डेफिनेटली जो है यूक्रेन के ऊपर ये भारी है। नाटो और यूनाइटेड स्टेट सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं, वो अभी तक एंटर नहीं किया क्योंकि उनको पता है कि न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाएगी। तो अब सारी बात जो ये यहाँ डिसाइड होनी थी कि आया हम यूक्रेन को मेंबर बनाएं या ना बनाएं, क्योंकि यूक्रेन की मेंबरशिप ये होती है कि फिर ये लाजिम हो जाता है नाटो कंट्रीज को कि वो आए और उनका पूरी तरीके से दिफा करें और खुद भी जो है ना वॉर में जंग करें, जिसमें जर्मनी और खासकर जो है यूनाइटेड स्टेट्स वो अपोज कर रहे हैं। तो ये जो है इस तरह की इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं दोनों तरफ से। और जो समिट है आपने देखा होगा कि बाइडेन की इस वक्त क्या हालत है कि राउंड द कॉर्नर है उसका आगे इलेक्शन, और जो इसकी पोजीशन होगी है बिकॉज ऑफ दी वॉर इन गाजा, वो आपको मालूम है कि वहाँ के अंदर के लोग जो हैं और जो इवन दी ऑफिशियल्स और खासकर जो डेमोक्रेट्स के अंदर जो डिवाइड हो गया है वो तो उठ खड़े हुए हैं। they don't want United States to support the criminal Netanyahu। तो ये इसकी मसला है बहुत ज्यादा, तो वो उसको भी जरा बहाल करने के लिए कुछ सूरत ढूंढने के लिए ये उन्होंने वहां पर जो है ये इस समिट को जो है ना ये मिलाया बोला है। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, आपका पॉइंट आ गया, ब्रेक लेंगे। नाजरीन, ब्रेक के बाद आते हैं तो दोबारा ये जो नेटो समिट वाशिंगटन में हो रही है इसकी सिग्निफिकेंस जो है वो बात करते हैं कि इसके क्या मतलब है। ब्रेक के बाद हम ज्वाइन करते हैं। जी वेलकम बैक। मैं एम्बेसडर जौहर सलीम आपके पास सर आना चाहता हूं और ये पूछना चाहता हूं कि ये जो विद इन यूरोप क्वेश्चन मार्क उठ रहे हैं। मैं आज देख रहा था कि हंगरी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ये कह रहे थे कि यूरोप की अपनी डिफेंस पॉलिसी कोई नहीं है, जो हमें अमेरिका देता है हम उस पर फॉलो कर लेते हैं। थोड़ा अर्सा पहले अगर आपको याद हो कि फ्रेंच प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि यूरोप इज मॉर्टल, खत्म हो सकता है अगर हमने ध्यान ना दिया। आप क्या देखते हैं, आपको लगता है कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी कुछ दरारें हैं जिनको जोड़ने की कोशिश की जाएगी? अगर आपको याद हो कि बाइडेन साहब जब प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने कहा कि अमेरिका इज बैक, तो वो इस तरह के कंफ्यूजन्स एंड चैलेंजेस विद इन दिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद हैं। आप कैसे देखते हैं सर इसको? इस पे
बहुत से दौर आए हैं, नेटो बहुत स्ट्रांग भी रहा है, फिर एक ऐसा टाइम भी आया जब सोवियत यूनियन का डिमाइस हुआ, तो उस वक्त ये क्वेश्चन भी उठे कि जी नेटो की अब क्या अफादियत रहेगी। आपको पता है एक टाइम पे रशिया ने कहा था कि वो नेटो का मेंबर बनना चाहते हैं ना, ये दिलचस्प बात है बहुत। तो मतलब तो नेटो तो रशिया के खिलाफ ही तो ये बना था, मतलब सोवियत यूनियन के खिलाफ 1949 में। तो वो टाइम भी आया। उसके बाद कुछ साल पहले मैं कॉन्फ्रेंस में था, म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, दुनिया की प्रीमियर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है, तो उसमें इस पे डिबेट हो रही थी कि नेटो का अब क्या मकसद रह गया है, यू नो, इवन रिसेंट सम इयर्स अगो बिफोर द यूक्रेन वॉर। अच्छा, फिर उसमें वो दौर भी आए हैं कि जब जो फ्रांस है, लेकिन डिगॉल के टाइम पे भी और फिर बहुत बाद में भी, जिसमें मैंने देखा 90s में भी, 2000 के शुरू में भी वो सारे टाइम्स आए जब यूरोप में ये आवाजें भी उठी कि जी हमारा अपना कोई डिफेंस का होना चाहिए, जो मैकेनिज्म है। तो अभी ब्रिगेडी साहब ने कहा कि जिस तरह वो फ्रांस और जर्मनी अपनी नेटो बनाना चाहते हैं, तो खैर वो उसको नेटो तो नहीं कहते, वो उन्होंने डिफरेंट किए। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैं 20-25 साल से ये इनिशिएटिव्स देख रहा हूँ। जिस वक्त से मैं डायरेक्टर जनरल यूरोपियन अफेयर्स था, आज से कोई 20 साल पहले, उस वक्त से कभी यूरोपियन स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव के नाम से, कभी ESTP के नाम से, कभी बहुत से इनिशिएटिव इस तरह के आए, लेकिन उनमें से कोई भी कामयाब नहीं हो सका। और मैं उसकी कोई आगे भी कोई इतना इम्कान नहीं देखता कि यूरोप जो से ना खुद से कोई अपनी डिफेंस का मैकेनिज्म बना सकता है। हालांकि यूरोपियन यूनियन जो है बहुत ही अच्छा इकोनॉमिक ज़ाहिर इंटीग्रेशन है, लेकिन जो मिलिट्री साइड है ना, उस साइड पे एक तो ये है कि उनमें से किसी भी मुल्क के पास उस किस्म की कैपेसिटी नहीं है। दूसरी है कि उनके आपस में भी कई चीजें हैं, बहुत से आपस में कहीं ट्रस्ट भी है, कहीं मिसट्रस्ट भी है। और जब बात आ जाती है रशिया जैसे स्ट्रॉन्ग एडवर्सरी की, तो उस वक्त बगैर अमेरिकन सपोर्ट के वो इस तरह का कोई ढांचा खड़ा नहीं कर सकते। तो ऐसा कोई उसकी तो मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा इम्कान है। नेटो जो है वो सब वही रहेगा, बल्कि अब तो और मुल्क इसमें शामिल हो गए, यूरोप जो पहले नहीं भी शामिल थे। अब दूसरी तरफ आते हैं हम कि ये जो अभी हुई है नेटो की समिट, तो देखें एक तो उनके स्टोल्टनबर्ग चेंज हो गए हैं, अब मार्क रुट आ गए हैं। दूसरा ये कि 70th एनिवर्सरी थी, तो वो भी एक लैंडमार्क है, यू नो। अच्छा, फिर इसमें जो है ना एक किस्म का वो तजदीद अहद वाली बात भी आ जाती है कि सबने वो जो यूक्रेन के खिलाफ जो एक ज़ाहिर है उनकी मुश्तरका ही काविश है, तो उस पर भी सारों ने अपनी उसी को और भी ज़रा तक़वियत देनी थी, तो उसके लिए भी। और फिर एक रेगुलर फीचर ये समिट्स होती हैं। इसका एक इंटरेस्टिंग पहलू ये भी है कि इसमें काफी सारे लोग बाइडेन को भी देख रहे हैं, बिकॉज बाइडेन पे भी आपको पता है बहुत से क्वेश्चन मार्क्स आ गए हैं इस वक्त अमेरिका के अंदर, पहली डिबेट के बाद, कि वो कि उनकी जो एज है वो एक क्वेश्चन मार्क बन गई है, उनकी मेंटल फैकल्टीज जो हैं वो उस पर कोई एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। तो उन्होंने ये भी कहा है कि इसके बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जब ये खत्म होगी तो करेंगे, और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगी बहुत से लोगों के लिए, अमेरिका में भी और दुनिया में भी देखने के लिए। देखिए, फिर इस पर साथ ही साथ हम इस तरफ भी आ जाते हैं कि ट्रंप, क्योंकि अब जो सिचुएशन अमेरिका में चल रही है उसमें ट्रंप के आगे प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो उसमें ट्रंप आ जाते हैं, तो हमें ट्रंप का भी पता है कि ट्रंप की जो पर्सपेक्टिव है नेटो पे वो बहुत ही ज्यादा मुख्तलिफ रहा है जो यूएस एक ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव है। कि देखें ना कि कभी तो टाइम था कि यूरोप की तरफ से उस पर थोड़ा सा कोई शक आता था कि क्या हमारे लिए बेस्ट कोर्स यही है या हम खुद से अपनी डिफेंस बनाए। लेकिन ट्रंप के टाइम पे अमेरिका की तरफ से आया कि क्या हमें इतना ज्यादा पैसा जो हम नेटो पे लगाते हैं हमें उसकी जरूरत भी है कि नहीं। फिर उसमें ट्रंप ने टाइम पे कहा कि ये चाहे आपको 3% ऑफ द GDP अपना डिफेंस पे सबको वो करना पड़ेगा, सबको शेयर करना पड़ेगा। और फिर उसने धमकियां तक दी कि अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो फिर जॉनसन ने यहाँ तक कह दिया कि ठीक है, फिर जो नहीं हिस्सा डालना चाहते तो मैं तो रशिया को कहूंगा कि वो फिर दे शुड फेस रशिया, और रशिया फिर करे जो भी उस हद तक भी चला गया ना। तो ये अब एलिमेंट है सारा। अब ये देखना ही है कि, लेकिन इसीलिए आई थिंक कि बाइडेन के जो इलेक्शन से पहले के ये मंथ्स हैं उसमें ये जो समिट है उसमें उसके जो ऑप्टिक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उन्होंने एक यूनाइटेड फ्रंट दिखाना रशिया के खिलाफ, जो कि अभी तक उन्होंने दिखाया भी है इस कॉन्फ्रेंस में। और फिर उसका जो अपना पर्सनल स्टेक है बाइडेन का, उसने भी अपना दिखाना कि मेरी मेंटल फैकल्टीज इंटैक्ट हैं, वो उसके भी ऑप्टिक्स उसने अपनी जगह पे। बट आई डोंट सी द पॉसिबिलिटी कि नेटो की कोई ऐसा रिप्लेसमेंट होएगी। यूरो अटलांटिक की जो है ना ये पार्टनरशिप अहम है अमेरिका के लिए भी और यूरोप के लिए भी, और ये ऐसे ही रहेगी, और इसमें कोशिशें यही होंगी कि इसको पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें। और इसमें जो है एक उन्होंने यूक्रेन के बारे में भी दिया है बाइडेन ने, जो उन्होंने कहा है कि जी यूक्रेन जो है ना उसका प्रोसेस जो है इसमें नेटो में शामिल करने का वो रिवर्सिबल है, एज लॉन्ग एज कि वो जो रिफॉर्म्स उनको जो करनी है वो करते रहें। तो वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग इसका एलिमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आखिर में
बिल्कुल अम्बैस साहब, आपका पॉइंट आ गया सर। आखिर में बैरिस्टर हुमायूं चड्ढा साहब, सर आपके पास आता हूँ, आप कैसे देखते हैं? आपने अम्बैस साहब को भी सुना, ब्रिगेडियर साहब को भी सुना, हाउ डू यू सी ये जो नेटो समिट हो रही है वॉशिंगटन में सर? अब मैं इसे देखता हूँ, एक इसका है फिजिकल फॉल आउट है, एक इसका पॉलिटिकल फॉल आउट है। जो अमेरिकन हैं उनके लिए इसका पॉलिटिकल फॉल आउट है, और जो यूरोपियन कंट्रीज जो बिल्कुल यूक्रेन के साथ जिनकी सरहद मिलती है, उनके लिए इसके जो नताइज हैं वो बड़े भयानक उन्हें एक नज़र आ रहे हैं। एक देखिए हिस्ट्री है रशिया की बॉर्डर के साथ, तो वो यूरोपियंस जो हैं वो अपने आप को अनसेफ फील कर रहे हैं, और मुसलसल उन्हें ये लग रहा है कि अमेरिका या जो नेटो है वो नाकाम हो रहा है रशिया को रोकने में। तो मुझे ये लगता है कि शायद वो जो फेयर यूरोप के अंदर एक फैल रहा है उसको रोकने के लिए अमेरिकन जो हैं वो रीअसर्ट करना चाहते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं पिछले कुछ माह के अंदर मुख्तलिफ जो स्टेट्स के हेड्स थे या मिनिस्टर्स थे, उनकी तरफ से बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स आई कि जो यूक्रेन में हम कुछ नहीं कर पा रहे। असल में उन्हें फियर ये है कि अगर रशिया यूक्रेन में कामयाब हो गया तो उसके बाद उनको रोकने के जो चांसेस है वो बड़े कम हो जाएंगे, और वो फिर फर्दर उससे यूक्रेन को उन्होंने एक बफर जोन टाइप बनाया हुआ है वहाँ पे सरहद के अंदर। और उनके रशिया के साथ एक पुराना सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक मुआहदा भी था कि जिसके अंदर उनको कहा गया था कि आप इन बॉर्डर्स जो हैं, ये जो ममालिक हैं ये न्यूट्रल रहेंगे, ये ना वेस्ट की तरफ जाएंगे और ना रशिया की तरफ जाएंगे। उसमें अब हुआ यूं है कि कुछ ममालिक जो हैं वो बिल्कुल रशिया के साथ चले गए हैं, और यूक्रेन जैसे या उनके साथ कुछ ममालिक हैं जो अमेरिका की तरफ आ गए हैं। तो यूरोप की जो वो एक पॉलिटिकल बैलेंस उन्होंने जो क्रिएट किया हुआ था, उनकी जो डिप्लोमेसी में जो वो वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ किस्म के, तो वो मुझे लगता है कि वो डिस्टर्ब होता उन्हें नज़र आ रहा है। और उसके नतीजे में वो जो है ना, अमेरिका अब चाहता है कि मैं उसको अमेरिका कुछ क्लियर करना चाहता है मामलात को, और वो एक पावरफुल सिग्नल देना चाहता है यूरोप को कि वो अभी उनका तहफ़्फ़ुज़ करने की सलाहियत रखते हैं। मैं तो इसको इसी कॉन्टेक्स्ट में ही देखता हूँ जी। बिल्कुल एम्बेसडर जॉर्ज सलीम साहब, ब्रिगेडियर आसिफ साहब, मिस्टर हुमायूं चड्ढा साहब, आपने हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, गिरामी हैं, उनके मौक़िफ़ सुना, उनको पॉइंट ऑफ व्यू देखा कि भारत और के वज़ीर-ए-आज़म का जो रशिया का दौरा था, और इस वक़्त जो वॉशिंगटन के अंदर नेटो के हवाले से जो समिट हो रही है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, और इंटरनेशनल जो लैंडस्केप है वो किस तरफ जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान और दुनिया देखने का बहुत शुक्रिया।